इसलिए एक बार फिर वापस सत्यजीत पानी में कूद जाता है और राजा विराट से मिलने की कोशिश करता है, पर इस बार उसे पानी के अंदर उनका महल नजर ही नहीं आता और ये देखकर वो चौंक जाता है। अब वो काफी परेशान है। वो खुद से कहता है, लगता है उन्होंने मुझसे अपने महल को अदृश्य कर दिया है। वो यहाँ वहाँ वो महल को पानी के अंदर ढूंढता है। काफी कोशिशों के बाद भी जब उसे महल नहीं मिलता तब वो चिल्लाता है, राजा विराट, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, मैं माफी मांगता हूँ आपसे। कई बार आवाज लगाने पर आखिरकार वो महल प्रकट होता है और राजा विराट अपने पहरेदारों को उसे अंदर आने का आदेश देता है। सत्यजीत ये देखकर राहत की सांस लेता है और महल के अंदर जाता है। सत्यजीत उनसे माफी मांगता है। राजा विराट और सत्यजीत बैठे हुए आपस में बात करते हैं, जिसमें राजा विराट कहते हैं, तुम्हें कैसे भी करके उस संगनी को पकड़ना होगा, तभी तुम अपनी जगह वापस पा सकते हो। राजा विराट की ये बात सुनकर सत्यजीत कहता है, उस दिन संगनी मेरे हाथ से निकलकर भाग गई, पर मुझे ये नहीं पता कि इस समय वो कहाँ है, इसलिए आप ही बताइए मैं उसे कहाँ और कैसे पकड़ूं। सत्यजीत की ये बात सुनकर राजा विराट कहते हैं, मैंने सुना है कि वो इस समय धरती पर इंसानों के बीच ही है, इसलिए तुम्हें उसे वहीं जाकर ढूंढना होगा। उसे पकड़ने का इससे अच्छा मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए तुम्हें उसे वहीं धरती लोक पर जाकर ही ढूंढना होगा। राजा विराट की ये बात सुनकर सत्यजीत सोच में पड़ जाता है। इतनी बड़ी पृथ्वी है, उसमें करोड़ों की संख्या में इंसान हैं, उनके बीच उस संगनी को मैं कैसे ढूंढूं? ये सोचते हुए वो अगले ही पल वहां से वापस चला जाता है। जहां एक तरफ सत्यजीत संगनी को पकड़ने के लिए धरती पर वापस आ रहा था, वहीं दूसरी तरफ आकृति उस लड़की की मदद करने के बाद वापस घर आ चुकी थी। उसके दिमाग में अब भी वो साया ही घूम रहा था। आखिर कौन था वो साया? ये सोचते हुए घर पर 2 दिन बीत गए। 2 दिन तेज बारिश होने की वजह से आकृति और उसकी सहेली निशा दोनों घर से बाहर ही नहीं निकली। उन दोनों ने पूरा दिन और पूरी रात उस बारिश में घर पर ही रहकर गुजारी। अगले दिन अचानक जब बारिश थोड़ी देर के लिए बंद हुई, ये देखकर तभी आकृति ने निशा से कहा, निशा, मैं कुछ देर के लिए घर से बाहर कुछ सामान लेने के लिए जा रही हूँ, जिसे लेने में मुझे कुछ समय लगेगा। मैं तुरंत वो सारा सामान लेकर आती हूँ। आकृति की ये बात सुनकर निशा कहती है, आकृति, जा तो रही हो, पर अपना ध्यान रखना, क्योंकि बाहर का मौसम बहुत खराब है। ये सुनकर आकृति तभी मुस्कुराते हुए कहती है, चिंता मत करो निशा, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं यूं गई और सामान लेकर यूं वापस आई। इतना कहकर आकृति घर का सामान लाने के लिए वहां से तुरंत बाहर निकल जाती है। तभी निशा खिड़की के पास आती है और बाहर देखते हुए खुद से कहती है, ये मौसम देखकर तो बड़ा अजीब लग रहा है, जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। इतना कहकर निशा वापस अपने काम में लग जाती है। इधर थोड़ी देर बाद जैसे ही आकृति सामान लेकर वापस आने लगती है, तभी अचानक फिर से बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिसे देखकर आकृति तुरंत अपने आप को भीगने से बचाने के लिए एक पेड़ के नीचे भागकर खड़ी हो जाती है। देखते ही देखते बारिश इतनी तेज होने लगती है कि वहां सड़क के किनारे लगे हुए पेड़ भी अपनी जगह से उखड़कर इधर उधर गिरने लगते हैं। आकृति खुद से कहती है, ये क्या हो रहा है? इतनी तेज बारिश, ऐसा लग रहा है जैसे ये बारिश सब कुछ बहा कर ले जाएगी। ये सब देखकर आकृति खुद को उस तूफान से बचाने की कोशिश करते हुए उस पेड़ के नीचे से हटकर खुले आसमान के नीचे खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से वो बारिश में पूरी तरह भीग जाती है। तभी उसे अचानक बहुत तेज बादल के गड़गड़ाने की आवाज सुनाई देती है और अगले ही पल वहां चारों तरफ अचानक एक तेज प्रकाश छा जाता है। ये देखकर आकृति एकदम हैरान रह जाती है। उसे बहुत अजीब सा महसूस होने लगता है। तभी वो अचानक बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ऊपर की तरफ देखती है तो पाती है कि आकाश में अचानक एक लाल रंग का बहुत बड़ा बादल दिखाई देता है। वो खुद से कहती है, ये लाल बादल, इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये वही हो। मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, मैं अभी उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अचानक अपने सामने उस बड़े लाल बादल को देखकर आकृति घबरा जाती है, पर वो अपनी घबराहट को अपने चेहरे पर दिखने नहीं देती। तभी आकृति देखती है कि वो लाल बादल देखते ही देखते तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ने लगता है। दरअसल ऐसा था कि सामान्य इंसान आकृति के सामने घटने वाली इन सभी अजीबोगरीब घटनाओं को कभी नहीं देख सकता था। उन्हें तो बस इतना ही पता था कि मौसम खराब है,
इसलिए ज्यादातर लोग अपने घर जा चुके थे और सड़कें खाली हो चुकी थी। आकृति तेजी से चलते हुए उस लाल बादल को देख ही रही थी कि तभी अचानक आकाश की तरफ देखते हुए आकृति को ऐसा लगा जैसे कोई अचानक सफेद कपड़े पहने हुए, एक हाथ में लंबी सी तलवार और दूसरे हाथ में बिजली लिए हुए अपनी पूरी ताकत से आकृति पर हमला करने वाला हो। ये देखकर आकृति तुरंत हाथ में लिए हुए सामान को वहीं नीचे जमीन पर रख देती है और अपनी आंखें बंद करके अपना एक हाथ ऊपर की ओर उठाती है और कहती है, अगर तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी और तुमको लगता है कि तुम मुझे ऐसे धोखे से वार करके हरा सकती हो, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। ये कहते हुए जैसे ही आकृति अपने हाथ को उठाती है, तभी उसके हाथ से अचानक एक हरे रंग की बिजली निकलने लगती है और अगले ही पल वो हरे रंग की बिजली उस बड़े लाल बादल से जाकर टकरा जाती है। ये लो, मुझ पर हमला करने की सजा। आकृति के इस पलटवार से उस लाल बादल की रफ्तार अचानक से धीमी हो जाती है। तभी आकाश में एक जोर का धमाका होता है, जिससे वो बड़ा खतरनाक लाल बादल वहां से गायब हो जाता है। ये देखकर आकृति सकपका जाती है। वो उस लाल बादल को पूरे आकाश में देखने के लिए अपनी नजरें दौड़ाती है, पर आकृति को आकाश के किसी हिस्से में वो बड़ा लाल बादल नहीं दिखाई देता। तभी आकृति उस बड़े लाल बादल को वहां से गायब देखकर खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, अगर इसने ठान ली है कि ये मेरे पर हमला करेगी, तो फिर मुझे उसका सामना करना ही होगा। मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। इतना कहकर आकृति भी उस लाल बादल का पीछा करते हुए वहां से अचानक ही गायब हो गई। इतनी तेज बारिश की वजह से सड़कों पर कोई आदमी नहीं थे, इसलिए आकृति के वहां से अचानक गायब होने पर किसी ने नहीं देखा। थोड़ी देर बाद जैसे ही आकृति उस बादल का पीछा करते हुए दूसरी जगह पर वापस से प्रकट हुई, वो जगह एक सुंदर पार्क था, पर खराब मौसम के कारण वो एकदम खाली था। तभी आकृति को एक अजीब सी आवाज सुनाई पड़ती है। आवाज ऐसी थी जैसे पानी में कुछ हलचल हो रही हो। वो आवाज सुनकर पार्क में बने तालाब की तरफ जाती है। अचानक आकृति को उस तालाब में उन मछलियों के साथ साथ एक सुनहरे रंग की छोटी सी मछली दिखाई देती है, जिसे देखकर आकृति को बहुत अजीब महसूस होता है। जैसे ही आकृति को उस सुनहरी मछली को देखकर अजीब महसूस होता है, तभी वो समझ जाती है कि वो मछली कोई और नहीं बल्कि वही संगिनी है, जो आकृति को चकमा देने के लिए आकाश से गायब हो गई थी। तभी आकृति तुरंत अपनी जगह से उठकर खड़ी होती है और उस तालाब में तैर रही उस छोटी सुनहरी मछली को देखकर चिल्लाते हुए कहती है, संगिनी, मैं तुम्हें पहचान गई हूँ। तुम मेरी आंखों में इतनी आसानी से धूल नहीं झोंक सकती। तुमको क्या लगा तुम मेरे सामने मरने का नाटक करोगी और मैं तुम्हारे उस नाटक को सच समझ लूंगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, इसलिए बिना कोई होशियारी दिखाए तालाब के बाहर आ जाओ, क्योंकि आज चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं अपना हिसाब किताब तुमसे अभी ही चुकता करूंगी। इतना कहकर जैसे ही आकृति बोलना बंद कर देती है, तभी अचानक से उस तालाब के शांत पानी से एक जोर की आवाज आती है और फिर कई सारे पानी के छींटे तालाब के बाहर गिरने लगते हैं, जिससे उस तालाब के चारों तरफ पानी फैल जाता है। तभी अचानक वो सुनहरी मछली अपना रूप बदलते हुए लाल रंग के कपड़े पहने हुए एक औरत के रूप में तालाब के बाहर निकलकर आकृति के सामने खड़ी हो गई। ये देखकर आकृति बड़े गौर से उसकी तरफ देखती है तो पाती है कि वो औरत देखने में इतनी सुंदर दिखाई दे रही थी कि अगर कोई भी आदमी उसे वहां उस समय एक बार भी देख लेता तो वो तुरंत उस औरत पर मोहित हो जाता। पर उस औरत को देखकर आकृति समझ गई थी कि वो औरत कोई साधारण औरत नहीं बल्कि वही शक्तिशाली संगिनी ही थी, उसकी और नागलोक की दुश्मन, जो किसी भी समय अपनी मर्जी के अनुसार अपना रूप बदल सकती थी। अब आकृति और संगिनी एक दूसरे के आमने सामने थी। तभी अचानक आकाश में फिर से जोर की बिजली चमकी और उतनी ही आवाज से बादल की गड़गड़ाहट सुनाई दी। ये सुनकर आकृति एक बार फिर से चौंक गई। तभी अपने सामने आकृति को देखकर संगिनी जोर जोर से हंसने लगती है। संगिनी को हंसते हुए देखकर आकृति को बड़ी हैरानी होती है। वो खुद से मन ही मन कहती है, मेरे पास तो नागमणि भी नहीं है और मेरी शक्तियां भी अधूरी हैं। मैं इससे सामना करने के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। आकृति अभी ये खुद से कह ही रही होती है कि तभी संगिनी अपनी हंसी को रोकते हुए आकृति से कहती है, आखिर आज तुम मेरे सामने आ ही गई ना? अच्छा हुआ, तुम खुद ही मेरे सामने आ गई। कब से मैं तुमसे अपना बदला लेना चाहती हूँ
और तुम भी तो कब से मुझे ही ढूंढ रही हो, तो देर किस बात की? मैं ही हूँ संगिनी, तुम्हारी दुश्मन। आकृति और संगिनी दोनों अब आमने सामने थीं और दोनों ही एक दूसरे को घूर रही थी, जैसे एक दूसरे के खून की प्यासी हों। आखिर अब क्या होगा? आगे जानने के लिए